Good evening, students. So in this class I am going to take the rest of the chapter 1, that is your chemical reaction and chemical equation. So in previous class I had already discussed about what is your chemical reaction and what is chemical equation. The chemical reaction is the process where we get a new substance, and chemical equation is the symbolic representation of chemical reaction. तो वहाँ पे हमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दो चीज़, एक इक्वेशन में रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दो चीज़ होते हैं, तो हमें उसी को क्या करना होता है, बैलेंस भी करना होता है. तो क्यों बैलेंस करना होता है? जब हम दो एलिमेंट रिएक्ट करेंगे तो या तो हमें एक क्या बनेगा, बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर्म होगा या फिर एक अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर्म होगा. तो जब बैलेंस फॉर्म होगा तब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें कुछ नहीं चेंजेस करना है. बट जैसे ही तुम्हारा अनबैलेंस कुछ केमिकल इक्वेशन फॉर्म हुआ, उसमें हमें चेंजेस लाने होते हैं. तो कैसे चेंजेस लाने होते हैं, क्यों लाने होते हैं, तो बैलेंस करना क्यों पड़ता है? वाई इट इज़ नेसेसरी टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन? इट इज़ बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ कन्वर्जन ऑफ मास. ये ऑलरेडी आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा हुआ है. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमें क्या बताता है कि मैटर को हम ना ही क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में. मतलब क्या है कि नंबर ऑफ एटम दैट इज प्रेजेंट इन एन एलिमेंट दैट कैन नॉट बी चेंज. एक एलिमेंट में जितने भी आपके एलिमेंट प्रेजेंट एटम प्रेजेंट है उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, बट वो रिएक्ट करके उसका प्रॉपर्टीज चेंज हो सकता है, पर वो नंबर चेंज नहीं करेगा. तो इसी वजह से हमको क्या करना होता है, बैलेंस करना होता है. ठीक है, तो अभी बैलेंस अगर करना होता है तो हम कैसे करेंगे, हाउ टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन. तो अब ये पहला इक्वेशन में देखिए आप अगर कंपेयर करें तो जिंक का नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट 1, प्रोडक्ट 1, बैलेंस है. हाइड्रोजन 2, देन इन प्रोडक्ट ऑल्सो इट हैज़ 2, दैट मीन्स इट इज ऑल्सो बैलेंस. सल्फर का देखिए आप 1, 1 है, ये भी बैलेंस है. ऑक्सीजन 4, 4 है, तो ये भी बैलेंस है. दैट मीन्स इन द प्रीवियस इन फर्स्ट इक्वेशन इट इज ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन. तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है. नेक्स्ट इक्वेशन इज, आप इसमें कंपेरिजन कीजिए, नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट ऑफ आयरन. आयरन का अगर देखें तो यहाँ पे रिएक्टेंट में एक नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है, और अगर आप प्रोडक्ट में देखें वहाँ पे नंबर ऑफ एटम 3 हो जा रहे हैं, इंक्रीज होके. नेक्स्ट इज हाइड्रोजन. हाइड्रोजन यहाँ पे बैलेंस है, ठीक है. और ऑक्सीजन का देखिए ये भी अनबैलेंस है. तो अभी मतलब ये हमारा अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर्म हो गया. अभी जैसे ही ये अनबैलेंस हो गया मतलब हमें इसको बैलेंस करना है. अभी बैलेंस कैसे करेंगे, पहला स्टेप क्या होगा, हम इस इक्वेशन को पूरा लिखेंगे. ये जो फर्स्ट अभी ये एग्जांपल लिया है इसको इक्वेशन को पूरा लिखेंगे. लिख के हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में ये कंपेरिजन चार्ट बनाएंगे. दोनों ही साइड को हम कंपेयर करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे. अभी कंपेरिजन में जब हमको पता चला कि इसमें आयरन और ऑक्सीजन ये दो एलिमेंट हमारा बैलेंस नहीं है, अभी इन दोनों को बैलेंस करना पड़ेगा. तो बैलेंस करने के लिए ये कोई फिक्स रूल नहीं है, फिर भी आप ये कीजिएगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम जिसमें प्रेजेंट है उसको हम पहले चूज करेंगे. तो ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, तो हम ऑक्सीजन को लेंगे. तो ऑक्सीजन यहाँ पे थर्ड स्टेप में जब हम इसको बैलेंस करने जाएंगे तो क्या करेंगे, सिर्फ नंबर ऑफ एटम ऑफ ऑक्सीजन का लेंगे, इनिशियली कितना था रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में, फिर हमें वो बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो वो स्टेप कंटिन्यू करेंगे. क्या करेंगे हम, अभी देखिए इनिशियली आपका ऑक्सीजन का 1 एटम था और प्रोडक्ट में हमको 4 एटम मिले. तो हमें दैट मीन्स हमको रिएक्टेंट में क्या करना पड़ेगा, 4 एटम इंक्लूड करना पड़ेगा. तो हम उसको 4 एटम यहाँ पे ऐड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है, तो नेक्स्ट अभी हमारा एक पार्ट नया इक्वेशन बन के आ जाएगा. तो पार्टली हमारा एक इक्वेशन फॉर्म होगा, वो भी अनबैलेंस ही होगा, अभी तक पूरा बैलेंस नहीं हुआ है. तो जो हमारा नया इक्वेशन बनेगा उसमें क्या हो जाएगा, अभी देखिए हमको यहाँ पे 4 बनाना है. तो 4 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑलरेडी 1 प्रेजेंट है, तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, 4 इंटू कर देने. 1 इंटू 4 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा. तो मतलब ऑक्सीजन का आइटम 4 हो जाएगा.
बट जैसे ही हमने ऑक्सीजन को बैलेंस किया, आपका यहाँ पे हाइड्रोजन का देखिए हाइड्रोजन बढ़ गया, है ना। तो अभी नेक्स्ट में हमको वो क्या करना है, फिर से हाइड्रोजन को भी हमको बैलेंस करना पड़ेगा। सेम प्रोसीजर, हमको फिर रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का दोनों का एटम पिक कर लेना है, इनिशियल में कितना है। तो बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, और यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे, बैलेंस करने के लिए आपको यहाँ पे 4 से प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अभी नया फिर से हमारा नया इक्वेशन बन के आएगा। जैसे ही हमने यहाँ पे देखिए अभी पूरा आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एटम बोथ साइड हमारा ऑलमोस्ट इक्वल हो गया है, अभी बस बचा हुआ है आयरन। तो सेम प्रोसेस यूज करके आप आयरन को भी बैलेंस कर लीजिए। जैसे ही आप आयरन को बैलेंस करेंगे, हमारा नया इक्वेशन ये बन के आएगा 3Fe प्लस 4H2O, और उसका प्रोडक्ट बनेगा आपका Fe3O4 प्लस 4H2O, ठीक है। तो लास्ट स्टेप में हमको क्या करना है, जैसे ही हमने फाइनल एक नया इक्वेशन, लास्ट न्यू इक्वेशन बन गया, जो बैलेंस्ड इक्वेशन बना, लास्ट में हम फाइनली एक बार उसका करेक्टनेस चेक करेंगे कि बोथ साइड ऑफ इक्वेशन नंबर ऑफ एटम आर सेम और नॉट। अगर कहीं पे कुछ रह गया है फिर से हम उसको बैलेंस कर लेंगे। तो यहाँ ये हो गया स्टेप्स टू बी फॉलोड टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन। तो यहाँ तक अभी बैलेंस करना भी आ गया, रीजन पता चल गया, ठीक है। तो अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो आप हमको कमेंट कीजिए, हम आपको दोबारा समझाएंगे। अगर ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम हुआ हम व्हाट्सएप पे भी आपको आपका नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। अगर कोई अब नहीं तो वीडियो को पॉज कर लीजिए, एक बार देख लीजिए, फिर सुनिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन बेसिकली हमारे 5 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। एक है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, then another is decomposition reaction, then third is your displacement reaction, fourth is displacement reaction, fifth is oxidation and reduction। अभी कॉम्बिनेशन नाम से ही कंबाइन करना है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, दो एलिमेंट को हम क्या करेंगे, रिएक्ट करके एक सिंगल प्रोडक्ट में बनेगा, मतलब वो दोनों रिएक्ट करेगा, रिएक्ट करने से क्या होगा, वो कंबाइन होगा, ठीक है। तो कंबाइन होके क्या करेंगे, एक सिंगल प्रोडक्ट बनेगा। ये देखो यहाँ पे मैग्नीशियम प्लस नाइट्रोजन हमने ऐड किया तो Mg3N2 फॉर्म हो गया। तो यहाँ पे सिंपली क्या होता है, रिएक्टेंट में जितने भी आप रिएक्टेंट लेंगे, 2 ले या 2 से ज़्यादा ले, तो वो 2 कंबाइन हो जाएंगे, ठीक है, और वो एक सिंगल प्रोडक्ट हमें देगा। तो ये तो हो गया एक एग्जांपल। तो हम इजीली आप समझने के लिए एक एग्जांपल और लो, फॉर्मेशन ऑफ वाटर में भी क्या होता है, हाइड्रोजन के 2 एटम आपका ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है और वो क्या करता है, H2O फॉर्म करता है ना। हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं, वो 2 एलिमेंट है, दोनों कंबाइन होके हमारा क्या फॉर्म करता है, वाटर फॉर्म करता है, सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। नेक्स्ट आपका बर्निंग ऑफ कोल भी सेम उसी तरह से है। कोल जब बर्न करता है उसमें कार्बन होते हैं, कार्बन बर्निंग के लिए हमेशा हमें कौन हेल्प करता है, आपका ऑक्सीजन हेल्प करता है। तो वो कार्बन के साथ जैसे ही ऑक्सीजन का रिएक्शन हुआ तो CO2 फॉर्म हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो गया। तो ये भी एक एग्जांपल है कॉम्बिनेशन का। तो कॉम्बिनेशन मतलब आप नाम से ही इजीली समझ ही जाओगे कि किसी भी चीज़ को कंबाइन करके जब एक सिंगल प्रोडक्ट आ जाता है तो उसी को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। आपका नेक्स्ट है आपका डिकम्पोजिशन मतलब पहले हमने कंबाइन किया, डिकम्पोज में हम क्या करेंगे, उसको सेपरेट कर देंगे। एक सब्सटेंस रहेगा, रिएक्टेंट में एक रिएक्टेंट रहेगा, उसको किसी भी तरीके से हम क्या करेंगे, 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस बनाएंगे। तो या तो हम उसमें हीट प्रोवाइड कर सकते हैं या तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो किसी भी एक तरीके से मान लीजिए आपके पास रिएक्टेंट है AB, ये सिंगल है, ठीक है, उसमें हमने हीट प्रोवाइड किया, A एक सिंगल एटम बन गया, B एक आपका सिंगल एटम बन गया। तो वो क्या हो गया, डिकम्पोज हो गया। D मतलब अलग अलग हो गए हैं, है ना। तो डिकम्पोजिशन में आपके 3 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस हैं, एक तो थर्मल, एक है
इलेक्ट्रोलाइटिक, अनदर इज फोटोलाइसिस। तो यहाँ पे एक एग्जांपल और भी है, आप यहाँ पे ये देख लो, समझ में आ जाएगा। एमिनो नाइट्रेट था, उसमें हमने हीट प्रोवाइड किया और इसको हमने, ये क्या बन गया, N2O एंड H2O, ये दो अलग अलग क्या बन गए, सब्सटेंस बन गए। तो यहाँ पे अभी थर्मल डिकम्पोजिशन में क्या होता है, हम इसमें हीट प्रोवाइड करते हैं। थर्मल में किसी भी सब्सटेंस को सेपरेट करने के लिए हम हीट प्रोवाइड करेंगे। तो आप लोग कमेंट में एक थर्मल डिकम्पोजिशन का एक एग्जांपल दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इसमें क्या होगा, आपको इलेक्ट्रिसिटी करंट पास करके हम किसी भी चीज़ को क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे, डिकम्पोज करेंगे। डिकम्पोजिशन मतलब ही सेपरेट करना, स्प्लिट कर देना, ठीक है। तो इसका भी आपको एक एग्जांपल देना है। देन फोटोलाइसिस, इसमें हम सनलाइट का यूज़ करते हैं, इसका भी एक आपका एग्जांपल देना है, ठीक है। तो ये मेनली फोटोलाइसिस जो है ना, ये प्रोसेस जो हम फोटोग्राफी जो होता है ना, जिसमें हम तुम्हारा ब्लैक एंड वाइट कलर ट्रांसलेशन जो करते हैं, तो उसमें हम बेसिकली यूज़ करते हैं। एक तो एग्जांपल मैंने दे ही दिया है, आप और बताना, ठीक है। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट। अभी डिकम्पोजिशन में हमने क्या किया था, अलग अलग कर दिया था, सब्सटेंस वही प्रेजेंट थे, बस हमने अलग अलग कर दिया था। अभी डिस्प्लेसमेंट में हम क्या करेंगे, पोजीशन क्या होगा, ए, यहाँ पे देखिए अभी ए बी है प्लस सी के साथ रिएक्ट हुआ है, बी सी, और जैसे ही हमने इन लोगों को रिएक्ट करवाया तो प्रोडक्ट में क्या हो गया, बी सी के साथ चला गया और ए सिंगल रह गया, तो वो है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, जो भी एलिमेंट रिएक्टिव, ज़्यादा रिएक्टिव होगा, वो लेस रिएक्टिव को अपने सॉल्यूशन से हटा देगा और दूसरे के साथ अटैच हो जाएगा। तो ये इसमें मान लीजिए हमने आयरन है, आयरन के साथ अगर हमने कॉपर सल्फेट लिया, एक एग्जांपल बता रहे हैं, ठीक है। आयरन है, आयरन के साथ अगर हमने कॉपर सल्फेट लिया तो और दोनों का रिएक्शन हुआ, तो यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट में आएगा आयरन सल्फेट, मतलब आयरन मोर रिएक्टिव है, तो मोर रिएक्टिव है, उसने कॉपर को हटा दिया, सल्फेट के साथ से कॉपर को हटा दिया और वो अपनी जगह में वहाँ पे आ गया, तो नया प्रोडक्ट में हमको आयरन सल्फेट मिल गया और कॉपर अलग हो गया। तो यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे था हमारा कॉपर सल्फेट प्लस आयरन, और रिजल्ट में क्या हो गया, कॉपर को उन्होंने सिंगल कर दिया और यहाँ पे हमारा बच गया क्या, आयरन सल्फेट। मतलब फ्रेंड्स में भी अभी ऐसा ही होता है ना तुम लोग का, कि कोई बेस्ट फ्रेंड थे, एक तीसरा आ गया, इसने बचपन में ज़्यादा होता था, अभी तो नहीं होता है, बर्थडे के दिन में टॉफ़ी मिल गया तो क्या हो गया, बी सी के साथ चला गया और इसको सिंगल कर दिया, सी का बर्थडे था तो बी उसमें चला गया, ये सिंगल हो गया। वो बचपन में बहुत होता था, अभी तो नहीं होता होगा। ये एक एग्जांपल है, वो इग्नोर करना, बस ऐसे ही मजाक में बोल दिया है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ये क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता था, सिंगल एलिमेंट डिस्प्लेस होते थे, यहाँ पे क्या होगा, डबल एलिमेंट डिस्प्लेस होगा। ये देखो समझ में आ जाएगा इस चार्ट को देखने से। ए बी एक रिएक्टेंट था, उसके साथ रिएक्ट किया सी डी ने, तो नेक्स्ट टाइम क्या हो गया, जो पॉजिटिव आयंस थे वो एक साथ में आ गए, जो निगेटिव आयंस थे वो एक साथ में आ गए। तो बी और सी एक साथ आ गया, वो पॉजिटिव आयंस थे मान लो, ए और डी एक साथ आ गया, मान लो वो निगेटिव आयंस थे। तो डबल डिस्प्लेसमेंट में ही ना आपका प्रेसिपिटेशन रिएक्शन और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ये भी इंक्लूड होता है, ठीक है। इसके कुछ एग्जांपल्स आप हमको कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ऑक्सीडाइजेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडाइजेशन में क्या होता है, जब ऑक्सीजन को हम किसी भी सब्सटेंस में ऐड करेंगे तो उसको ऑक्सीडाइजेशन कहते हैं। ऑक्सी मतलब ये हमारा ऑक्सीजन होता है ना, तो ये ऑक्सीडाइजेशन प्रोसेस में क्या होगा, ऑक्सीजन का एटम किसी भी सब्सटेंस में जब ऐड होगा, ठीक है, और वहाँ से हम किसको रिप्लेस करेंगे, हाइड्रोजन को। रिडक्शन में उसका ऑपोजिट होगा,
मतलब क्या होगा, रिडक्शन में आप हाइड्रोजन एटम को ऐड करेंगे और ऑक्सीजन को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। अभी इस एग्जांपल में देखिए, अगर हम Fe2O3 लें या और इसको हम 3CO के साथ रिएक्ट करें, तो अगर ऑक्सीडाइजेशन प्रोसेस हो रहा है तो ऑक्सीडाइजेशन में क्या होगा, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ से ऑक्सीजन हट के यहाँ पे ऐड हो गया है ना, जो ये ऐड हो गया यहाँ पे, मतलब ये ऑक्सीडाइजेशन प्रोसेस है। और ये जो ऑक्सीजन यहाँ से हट गया तो उसी में ये क्या हो गया, रिडक्शन भी हो गया है ना। इससे Fe2 से जब हट गया, हटने से हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन। और बाद में जब जाके 3CO से ऐड हो गया तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजेशन। जब दोनों ही ऑक्सीडाइजेशन और रिएक्शन दोनों टेक प्लेस करते हैं ना, तो हम उसको रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो इसको याद कर लेना। आपको स्लाइड अगर नोट चाहिए तो आप वीडियो को पॉज करके आप लिख भी सकते हो, लिख लेना। अगर कहीं पे कुछ समझ में नहीं आए तो कमेंट कर दीजिएगा, तो हम उसका सोल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका क्या, इसके अलावा भी हमारे पास कुछ और भी टाइप्स है, जैसे एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक। प्रिसिपिटेशन ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है, न्यूट्रलाइजेशन ऑलरेडी बोला ही हुआ है। तो ये दोनों तो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल ही हो गया। तो जो एक्सोथर्मिक है ये क्या करता है, हीट प्रोड्यूस करता है या फिर रिलीज करता है। जब हमारे बॉडी में ग्लूकोज रहता है, देन हमारे और उस ग्लूकोज में हम जब ऑक्सीजन ऐड करेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, जब हम ये दो प्रोसेस करेंगे, प्रोसेस करने के बाद हमारा क्या क्या फॉर्म होगा प्रोडक्ट में, एक तो 6CO2 देन 6H2O, देन आपका एनर्जी, इसके साथ साथ में एनर्जी भी प्रोड्यूस होता है। इसीलिए जब हमारा डिहाइड्रेशन होता है तो हम क्या करते हैं, ग्लूकोज ज़्यादा लेते हैं। जब हमारा एनर्जी ज़्यादा लॉस हो जाता है हम क्या करते हैं, ग्लूकोज लेते हैं। तो मतलब वो जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो उसमें हमारा क्या होगा, एनर्जी फॉर्म होगा, तो वो है एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में एनर्जी प्रोड्यूस होगा, और एंडोथर्मिक में क्या होगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेंगे। मतलब ये आप एक टाइप ऑफ, ये क्या है, डिकम्पोजिशन ही बोल लो। तो हमने CO3 उसमें हीट डाला, हीट डालने के बाद क्या हो गया, ये दो अलग अलग कंपाउंड फॉर्म हो गए, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, एनर्जी को इसने क्या कर दिया, ये हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया। एब्जॉर्ब करने के बाद वो दोनों सेपरेट हो गए। प्रेसिपिटेशन ये क्यों फॉर्म होता है, जब भी हम किसी भी एक्वस सॉल्यूशन को दो एक्वस सॉल्यूशन को आप ऐड करोगे ना, तो हमारा उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, प्रेसिपिटेशन में आपका क्या होगा, ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट के तरह ही है। जो भी पॉजिटिव आयंस होंगे वो एक साथ में आ जाएंगे, जो निगेटिव आयंस होंगे वो एक साथ में आ जाएंगे। ठीक है, एंड न्यूट्रलाइजेशन में क्या होगा आपका, जो एक तो सॉल्ट फॉर्म होगा और एक वाटर फॉर्म होगा, और वो भी एक्सचेंज, आयन को क्या करके एक्सचेंज करके। इसमें भी देखिए एक्वस, दो एक्वस सॉल्यूशन है। यहाँ पे मेनली क्या होगा, जो एसिड है ना वो रिएक्ट करेंगे बेस के साथ, और आपको सॉल्ट और वाटर के फॉर्म में आपको प्रोडक्ट देंगे, जहाँ पे वो क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ आपका जो आयंस है वो एक्सचेंज करेंगे। अभी ये देखिए, ये बेस है और ये एसिड है। जब आपका ये रिएक्ट कर लिया तो NaCl ये एक सॉल्ट फॉर्म हो गया, H2O ये वाटर फॉर्म हो गया, है ना। तो ये जब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे ना तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो उसमें ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। ये चार कुछ बेसिक अनदर रिएक्शन है, ये आपको बस ऊपर से ध्यान में रख देने से ही हो जाएगा। अभी जब हम रिएक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमारे डेली लाइफ में भी कुछ रिएक्शंस होते रहते हैं। तो स्टार्टिंग में ही बोला था डाइजेशन, एक तो डाइजेशन है, एक और है आपका रस्टिंग, है ना। आयरन को अगर हम बाहर में छोड़ दे बहुत टाइम तक, तो एयर के साथ उसका कनेक्शन होके उसमें क्या आ जाता है, रस्टिंग आ जाता है, मतलब
आप में जंग लग जाता है उसमें, है ना। तो डेली इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडाइजेशन इन डेली लाइफ। अब वो क्यों हुआ, ऑक्सीडाइजेशन, एटमॉस्फेयर में क्या प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन, उसी में से के साथ रिएक्ट करके हमारा फॉर्म होता है। तो ऑक्सीडाइजेशन के हमारे डेली लाइफ में क्या क्या इफेक्ट है। एक तो इरोजन है, इरोजन में क्या हो जाएगा, किसी भी कोई भी मेटल वो स्लोली रिएक्ट करेगा। हम इरोजन कभी भी एक ही साथ ही में नहीं देखते हैं। अभी अगर आपने एक आयरन नेल को बाहर में गिरा के रखा हुआ है, कल में ही आपका उसमें रस्टिंग नहीं आ जाता है, टाइम लगता है। तो वो एक स्लो प्रोसेस है जिसमें जो मेटल है वो अपना जो रियल प्रॉपर्टी है वो खो देता है और एक अनडिजायरेबल कंपाउंड फॉर्म हो जाता है। और वो बेसिकली हमारा जब एयर, मॉइस्चर, वाटर, एसिड इनके साथ रिएक्ट करते हैं तो फॉर्म होता है। तो हमारा एग्जाम्पल आप वो रस्टिंग ऑफ आयरन ले सकते हो, ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर ले सकते हो। ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स आप कमेंट में दीजिएगा, ठीक है। देन है आपका रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या है, ये इट इज ड्यू टू ऑक्सीडाइजेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर। मतलब जब भी हम किसी भी सामान को रखते हैं उसमें जो फैट्स और ऑयल रहता है उसका जो रिएक्शन होता है एयर के साथ, एयर के साथ उसका जब एक्सपोजर हो जाता है, रिएक्शन हो जाता है, तो उसमें कुछ चेंजेस आ जाते हैं कलर में और टेस्ट में, स्मेल में। तो वही हमारा रेंसिडिटी है। तो खाने में ये हमको ज़्यादा दिखता है। अगर हम अभी एक चिप्स का पैकेट खरीदें और वो फुला फुला रहता है ना, क्यों रहता है, क्योंकि उसको वो खराब ना, क्योंकि उसको हमने क्या कर पहले ही बना के उसको रखा होता है और खराब ना हो जाए इसलिए उसमें नाइट्रोजन डाला होता है। तो जैसे ही हम खोल देते हैं और खोलने के बाद अगर आप रखो उसको तो वो जल्दी खराब हो जाता है ना। तो वही चीज़ है, रेंसिडिटी हमारा जो फूड मटेरियल में हमारा चेंजेस आ जाता है एयर के साथ कनेक्शन में आने से। तो मेथड ऑफ प्रिवेंटिंग रेंसिडिटी, यहाँ पे आपका कुछ मेथड्स है। बाय एडिंग, हम कैसे कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, ठीक है। बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट, मतलब ऑक्सीजन के साथ जो रिएक्ट ना करे, एंटीऑक्सीडेंट कुछ हम ऐड कर सकते हैं। वैक्यूमली भी अगर हम पैकेजिंग करें तो भी हो सकता है। एयर को रिप्लेस कर दे और उसमें नाइट्रोजन डाल दे तो भी हो सकता है। रेफ्रिजरेटर में जब हम फूड को रखें तो वो भी हो सकता है। मतलब बेसिकली आपको ऑक्सीजन के साथ से एटमॉस्फेयर से सामान को क्या करना है, हटा देना है। तो लास्ट में अगर अभी आपको चैप्टर, ये एंड ऑफ द चैप्टर है, नेक्स्ट हमारा एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर है, वो स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक अगर कुछ भी समझ में नहीं आया है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई हम जल्द से जल्द देने का कोशिश करेंगे। एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिए, क्योंकि अभी सभी लॉकडाउन में पढ़ाई के लिए सबको प्रॉब्लम हो रहा है। तो जितना हो सके उतना शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।